नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज 3 मुद्दों पर बात करेंगे। पहले हिस्से में बात करेंगे यूएई के प्रेसिडेंट का अचानक भारत दौरा, और ये दौरा भी करीब-करीब पौने 2 घंटे का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे। एक ही गाड़ी में दोनों 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे। वहां चर्चा हुई दोनों के बीच में। क्या चर्चा हुई है ये तो विदेश मंत्रालय ब्रीफिंग करेगा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ है कि यूएई के प्रेसिडेंट की भारत की नई दिल्ली की यात्रा का औचक एक कार्यक्रम घोषित किया गया। वो लैंड किए, बातचीत की और फिर वापस अपने देश के लिए रवाना हो गए। एक तो हम इस यात्रा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे एक प्रतिभाशाली इंजीनियर की जिन परिस्थितियों में नोएडा में एक ऐसे डंप इलाके में जहां नाले का कीचड़ भरा हुआ था, जहां मॉल बनना था, वहां पर गाड़ी धंसी और उसके बाद उनको बचाया नहीं जा सका, डेथ हुई। योगी आदित्यनाथ बहुत नाराज बताए गए हैं इस घटना से, और नोएडा के जो सीईओ है उन पर गाजगिरी है, इंजीनियर्स पर गाजगिरी है। पूरी फाइल मंगा ली है चीफ मिनिस्टर ने कि अगर यहाँ मॉल बनना था तो ये लापरवाही क्यों हुई, किसकी गलती है, किसकी गलती है, इसमें कई लोग नपने जा रहे हैं। तीसरा विषय जिस पर हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को आज अपना अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन जो केवल 45 साल के हैं, बिहार से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष बनने का जो ये सिलसिला है, जो परिपाटी है, जो परंपरा है, इस पर जरा चर्चा करेंगे। तो अपने खास मेहमानों को जोड़ लेते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं मंजरी अग्रवाल जी। बहुत स्वागत है मंजरी जी। और बाबा रामदास जी, बहुत स्वागत है आपका। और वीरेंद्रनाथ भट्ट साहब जुड़ने वाले हैं। कुछ कैमरे में प्रॉब्लम है, जुड़ तो रहे हैं वो, लेकिन चूंकि शुरू के हिस्से में हमें यूएई प्रेसिडेंट के बारे में बात करनी है, इसलिए मैंने मंजरी जी से आग्रह किया था कि अपने व्यस्त शेड्यूल में से आप 15-20 मिनट हमें दीजिए, तो वो हाजिर हैं। तो मंजरी जी, ये ऐसे समय दौरा हुआ है भारत का इनका जब कई तरह के घटनाक्रम इस समय चल रहे हैं। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो हम आप देख ही रहे हैं, दुनिया देख ही रही है। इसके अलावा भी जिस तरीके से सऊदी अरब ने टर्की के साथ और पाकिस्तान के साथ एक सैन्य गठजोड़ किया है, और जो घटनाएं घटी हैं, चाहे यमन में, यमन के दक्षिणी हिस्से में जो घटना घटी, जहां से संयुक्त अरब अमीरात को अपने पैर वापस खींचने पड़े। इनका एक जहाज था जो उसी इलाके में सऊदी अरब ने उड़ा दिया था हमला करके। और इसके अलावा सूडान में यूएई पर आरोप लगे कि वो नरसंहार में शामिल थे, जो अब इंटरनेशनल कोर्ट में मामला पहुंच गया है यूएई के खिलाफ। इसके अलावा भी सऊदी अरब का जिस तरीके से दबदबा बढ़ रहा है इस इलाके में, तो ये क्या कारण है कि जिनकी वजह से यूएई प्रेसिडेंट नई दिल्ली के अल्पकालिक दौरे पर आए, बल्कि इमरजेंसी दौरे पर आए, केवल 2 घंटे के दौरे पर। तो क्या बातचीत हुई होंगी जायद साहब की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? संकेत हमें समझने चाहिए। वो पहला, एक जो कार डिप्लोमेसी चल रही है, और कार डिप्लोमेसी में वैसी फोटो खिंचाई जा रही है जैसे पुतिन साहब के साथ खिंचाई गई थी। तो एक क्लोजनेस दिखाई जा रही है। भारत से क्लोजनेस का मतलब है एक प्रोटेक्शन लेयर आपके ऊपर आ जाती है, कोई जल्दी आपको टच नहीं करेगा।
सऊदी अरब और यूएई में देखें तो यूएई काफी छोटा देश है, इकोनॉमी उसकी बड़ी है लेकिन देश बहुत छोटा है, और वो भी संगठित यूनाइटेड अरब है। तो यहाँ पर अगर आप परफॉर्मेंस में फेल करते हैं तो एक्सटर्नली नहीं, आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का भी सामना करना पड़ता है। तो इनकी जब यमन में इनको पीछे हटना पड़ा था तो इनको काफी सेटबैक्स आ रहे थे। ऐसे में ये भारत के पास आए हैं तो कुछ तोहफा ऐसा लेके आए होंगे कि मोदी जी इनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने गए, वरना कोई भी नेता कर सकता था, फिर आकर के बैठते बात करते। तो 2.25 घंटे की विजिट है, अनौपचारिक है, कुछ ऐसी विजिट लेके गिफ्ट लेके आए हैं जो हमको चाहिए थी। तो हमको उस एरिया में क्या चाहिए? दो चीजें, हमारी एक आईमेक गाजा की लड़ाई के कारण उसमें देर लग रही है, और दूसरा आईएनएसटीसी इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जिसमें हम रशिया से ट्रेड करते हैं, वो ईरान के कारण प्रॉब्लम में आ रहा है। इसका हमको विकल्प यूएई में मिलता है, अगर हमें जो वो पोर्ट मिल जाए जो यमन में यूएई के कब्जे में है, तो हमारा काम बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है। हम आपको एयरपोर्ट पे रिसीव करने आ सकते हैं। प्लस आपको क्या है, आप दुबई के पोर्ट को, अगर वहां पर इंडियन नेवी वहां पर रहेगी, तो जो ये गल्फ ऑफ एडन है, वहां पर पर्शियन गल्फ के अंदर आपकी प्रेजेंस से आपका जो ट्रेड रूट है वो सिक्योर हो रहा है। आपने ईरान के चाबहार को सिक्योर करने के लिए एक पोर्ट ओमान में लिया, एक आप दुबई में ले लीजिए, दो चार आप जो है यमन में ले लीजिए। इस पूरी प्रेजेंस में रेड सी के आसपास डिजबूती में आप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप इस तरीके से एक्सपैंड करेंगे, इस एरिया में आप सुरक्षा देने की स्थिति में आ जाएंगे। एंड दिस इज व्हाट नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के शिप्स अभी ईरान के ऊपर दबिश देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में आपको एक सेकंड सर्कल बनाना होता है, क्योंकि जो भी आपके ट्रेड रूट्स है, अगर उनको चोक कर दिया जाएगा तो आपको मजबूर होकर के केवल स्वेज कैनाल पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। सबको याद होगा कुछ समय पहले स्वेज कैनाल में एक शिप फंस गई थी, जिसके कारण विश्व का पूरा कारोबार जो है, ट्रेड रूट्स जो है, ठप होने की स्थिति में आ गए थे। जो आईमेक एनएसडीसी ये सब है, वो इसीलिए ऑल्टरनेटिव बनाए गए हैं, ताकि ट्रेड सुचारू रूप से हो सके, और ट्रेड ही आपका, ट्रेड रूट की सुरक्षा आपकी प्रधानता होती है। तो अगर केवल 2.25 घंटे के लिए आए हैं और इतनी इस तरह की इमेज है, तो आप सिंपल अपने आपको सेव करने के लिए और भारत के लिए गिफ्ट लेके आए। भारत ने भी उनको पश्मीना शॉल ये सब गिफ्ट किया है, बट द होल थिंग इज ट्रेड रूट आपका, ऑयल इस रूट से सिक्योर हो जाता है, और आपका इंटरनेशनल कारोबार इस रूट से सिक्योर हो जाता है। जी। सऊदी अरब ने जिस तरह की गुलाटियां भरी हैं पिछले कुछ दिनों में, उसकी क्या वजह मान रही हैं? जैसे सऊदी अरब के साथ अभी टर्की का भी निकटता हुई है, पाकिस्तान की भी निकटता हुई है। अभी मैं एक और खबर देख रहा था जिसमें फ्रांस से लेकर के कई देशों के कुछ ट्रूप्स आए हैं और एक साझा सैन्य अभ्यास चल रहा है। तो ये एक व्यापकता में जब हम देखते हैं, कई बार लगता है कि कुछ खाड़ी के देशों में कुछ चालें तो अमेरिका की हैं और कुछ चालें जो हैं वो रसिया और दूसरे देशों की भी हैं। एक कोई खिचड़ी पक रही है यहाँ पर। एक जो शक्ति संतुलन है उसको साधने की कोशिश हो रही है, एक दूसरे को डराने की भी कोशिश हो रही है, एक पोजीशनिंग है। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, अभी 2 जनवरी के आसपास इसराइल ने साइप्रस और ग्रीस के साथ तुर्की को घेरने की कोशिश की है। इस पूरे में सब सबके चारों ओर घूम रहे हैं, तो एक अच्छी जलेबी बन रही है यहाँ पर। तो और उसके बाद ब्लैक सी में रशिया अटैक कर रहा है तुर्की के ऊपर। साइप्रस और ग्रीस और इजराइल की जो है तिगड़ी, इसमें भारत का इनविटेशन है। भारत इज स्लीपिंग ऑन द आइडिया, नॉट रिएक्टिंग। क्यों? क्योंकि हम जब आईमैक बना रहे हैं तो हमको सऊदी अरब भी चाहिए, हमको यूएई भी चाहिए, और हम किसी एक के फायदे के लिए दूसरे से दुश्मनी नहीं मोलते। हम सबसे टॉकिंग टर्म पे रहते हैं, चाहे रशिया हो या यूक्रेन। तो हम इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे।
अब आप आ जाइए MBS के ऊपर, मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर। ये हमेशा ही अमेरिका के करीब रहे हैं, और अभी आप पिछले दिनों देखे, इन्होंने अमेरिका में अच्छा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। ओके, तो वो जो है, अमेरिका को अगर पैठ जमानी होती है तो वो MBS की तरफ देखते हैं। आप देखिएगा कि उन्होंने काफी चीजें डीरेगुलराइज भी की हैं इस्लाम से, एंड सॉफ्ट चेहरा भी दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेल खत्म हो रहा है, तो वो अब पुराने वाले तरीके से नहीं चल सकते। आपको अब इकोनॉमी, टूरिज्म या वगैरह पे बेस करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको सॉफ्ट फेस दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी रेड सी में एक प्रेजेंस है, तो आप उस प्रेजेंस का फायदा क्या, वहां पे रशिया, अमेरिका की 2 नेवल बेस हैं, और उसके बाद सऊदी में और भी ज्यादा एयर बेस हैं, ट्रूप्स हैं, वो सब हैं। तो इस एरिया में जो डोमिनेंस है रेड सी में, वो सऊदी अमेरिका को बेस दे रहा है, तो उनकी क्लोजनेस हमेशा रहेगी। इसी को काउंटर करने के लिए जब यूएई ने इसके यमन में बेसिस लेने की कोशिश की, दैट इज व्हेन सऊदी और यूएई, पहले यमन को बैलेंस करने के लिए दोनों साथ में थे, पर जब यूएई ने सऊदी यमन के बेसिस पे अपनी पकड़ जमाई, दैट इज व्हेन इनकी जो है खटपट शुरू हुई। और अब उसमें पाकिस्तान को इसलिए लाया गया है क्योंकि बफर जोन है, ये एक दूसरे को खत्म करने की जगह पाकिस्तानियों को खत्म करना आसान समझते हैं। तुर्की वंस अगेन खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, और उसने एक साइड सऊदी अरब को चुन लिया है, जो इसके लिए एक गलती भी हो सकती है, क्योंकि दूसरा पक्ष हमारे पास जो है गिफ्ट लेकर के आ गया। सो ईरान का अपना तरीका चल रहा है, कुवैत अपना शांति से बैठा है, ओमान सबसे अलग, केवल इसमें चल रहा है। लेबनान को सीरिया ने तंग कर रखा है, और लेबनान में ये इजराइल भी घुस रहा है। लेबनान में आप सब चीजों की लड़ाई देखेंगे जो इराक बॉर्डर तक आ रही है। इराक में अगेन अमेरिका आपको बैठा हुआ है। तो ये पूरा एरिया अभी कंफ्यूजन में और जाता जा रहा है, जिसमें आप थोड़ा सा देखिए कि शांति की, जब तक भारत की वहां पर सेना अगर जाती है, भारत को नेवल बेस मिल जाते हैं, तो वहां से क्या हम आराम से जो पावर बैलेंस है उसको ला सकते हैं, शांति को ला सकते हैं, और उसके साथ प्रगति को ला सकते हैं। और सबको मालूम है कि फ्यूचर अब ऑयल बेस्ड तो रहा नहीं कि हम ऑयल बेच करके वो कर दें, क्योंकि ईरान के पास ऑयल है पर वो बेच नहीं पा रहा है। ओके, तो अगर जिसके पास है भी कुछ एक्टिव कुएं, वहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है। अब सीरिया के पास है, सीरिया के पास भी ऑयल है, लेकिन वो अभी इस तरह से सिविल वॉर में घुसा हुआ है कि वो बेच नहीं पा रहा। तो यहाँ पर स्टैंड स्टिल की कंडीशन आ जाती है कि अगर इस एरिया में शांति नहीं हुई तो संपदा होने के बावजूद भी लोगों को नहीं मिलेगी। लोगों को नहीं मिले, एक बार छोड़ दीजिए, इनके जो राजे महाराजे हैं, जो इनके प्रेसिडेंट्स हैं, प्रिंसेस हैं, उनको भी नहीं मिलेगी। सो दैट इज वेयर इंडिया स्टेप्स इन, क्योंकि जब हमको वहां से आईमेक निकालना है, तो वी विल टू सी दैट कि सब सेटिस्फाइड हो और एक वर्केबल कम्युनिकेशन हो सबके बीच में। जी वीरेंद्र, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया है। भट्ट साहब आप कंटिन्यू कर दीजिए। जी भट्ट साहब वो जो जी, पूछते ये आपसे आप फ्रेम फ्रीज, ये जो बात मंजरी जी कह रही है, मैं उसी की बात को आगे बढ़ाता हूं जी कि पूरी दुनिया आराम से सो रही थी, और जो है ना जाड़ा था ना गर्मी थी। डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने सबकी चादर खींच दी। सब परेशान है, यूरोप भी परेशान है, सऊदी अरब भी परेशान है, ईरान भी परेशान है, चाइना भी परेशान हो गया, इंडिया के ऊपर भी 50% टैरिफ आ गया, सबकी चादर खींच दी। तो और उसमें कोई कपड़े पहने था, कोई नहीं पहने था, कुछ कम पहने था, और परेशानी बढ़ गई। और ये सारी जो ट्रंप की हरकतें हैं, उसके पीछे केवल एक उद्देश्य है, डॉलर की गिरती साख को बचाना। डॉलर का ग्लोबल ट्रेड में लगातार शेयर कम हो रहा है। वेनेजुएला के ऊपर भी जो इसने गुंडागर्दी की, केवल इसलिए की कि तुम चाइना से ट्रेड कर रहे हो युआन में। ईरान के ऊपर हमला के अंदर बवाल कराया गया, क्यों? तुम चाइना से ट्रेड कर रहे हो युआन में। और सऊदी अरब के ऊपर भी दबाव है, क्यों? तुम जो है तेल बेच रहे हो युआन में, भाई डॉलर में लो। 1971 15 अगस्त को जो
तो रिचर्ड निक्सन ने गोल्ड रिजर्व को हटा करके पेपर करेंसी को वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बनाया था। और उसके बाद अगले साल जब हेनरी किसिंगर सऊदी अरब की यात्रा पे गए थे, वो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डील हुई थी कि अब आप जो है अपना सारा ऑयल पेट्रोल डॉलर में बेचेंगे। तो आज जो है करीब 55 सालों से जो डॉलर की प्रधानता चली आ रही है, उसको पहली चुनौती मिली थी जब यूरोपीय देशों ने बनाया था यूरो। बाद में ब्रिटेन उससे बाहर हो गया, यूरोपियन यूनियन से भी बाहर हो गया। और अब चाइना और इंडिया की जो इमर्जिंग इकोनॉमी है और उसके बाद जो बन गया है, अब ब्रिक्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सांड के लिए लाल कपड़े के समान है। तो उसको लगता है कि देर देर ऐसा समय आने वाला है कि ब्रिक्स के नेशन अपने ट्रेड के लिए एक अपना करेंसी जो है डॉलर का विकल्प डेवलप कर लेंगे। ये चिंता है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके कारण ग्रीनलैंड में भी बवाल है, यूक्रेन के वॉर भी मैं रुकवा दूंगा, इजराइल का वॉर भी मैं रुकवा दूंगा, पीस बोर्ड भी बना दिया उसने गाजा के लिए, नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेज दिया, साथ में ये भी कहा है ये क्लब जो मैं बना रहा हूं उसकी मेंबरशिप फीस $1 बिलियन है 3 साल की मेंबरशिप की। तो वो एक पैरेलल वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है डोनाल्ड ट्रंप यूएनओ के अगेंस्ट। अरे ये काम तो सारा काम यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल का है, तो हु द हेल यू आर। तो ये जो इस समय पूरे ग्लोबल ऑर्डर में जो उथल पुथल आई हुई है, और जिस तरीके से जो आज मोहम्मद बिन जायद यूएई के क्राउन प्रिंस आज इंडिया आए, तो अगर ईरान में इनस्टेबिलिटी होगी उसका बहुत गहरा असर पड़ेगा यूएई के ऊपर। और यूएई ऑलरेडी जाके उलझ गया है यमन में। यमन का बवाल भी पूरा ईरान का किया हुआ है, उसने पूरे देश को शिया सुन्नी में बांट दिया है। तो और यूएई और सऊदी अरब की सेनाएं जो हैं वहां कई जो है गुट बने हुए हैं, तो वो राइवल गुट्स को समर्थन कर रही हैं और यूएई की सेनाओं का टकराव हो रहा है सऊदी अरब से। तो उसको रुकवाने के लिए वो केवल 1 घंटा 5 मिनट की यात्रा पे आज वो दिल्ली आए थे और शायद चाय पिया और चले गए। उन्होंने मतलब उनके पास इतना भी समय नहीं उन्होंने दिया कि वो यहाँ पे बैठ के आराम से लंच कर सके। तो अब जो है और भारत की जरूरत सबको है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो यूएई हो, और फिर दुबई जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है, पेमेंट गेटवे है। दुबई के ऊपर भी दबाव है, यूएई के ऊपर भी दबाव है कि सारा ट्रेड डॉलर में होना चाहिए, युआन पे नहीं होना चाहिए। तो ये अमेरिका का जो ग्लोबल ट्रेड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 90% शेयर था, आज जो है ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिका बहुत नीचे आ गया है, क्योंकि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग में केवल बड़े शस्त्रों के अलावा कुछ बचा नहीं है, या बैंकिंग कंपनीज हैं या टेक कंपनीज हैं। अमेरिका के पास है क्या? मैन्युफैक्चरिंग उनकी पूरी शिफ्ट हो गई है चाइना को। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर जो कर्जा हो गया है $38 ट्रिलियन और उनका जीडीपी 24 ट्रिलियन है। तो इतने बड़े डेट के बर्डन को लिक्विडेट करना भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और जो उनका जो एनुअल जो इंटरेस्ट बर्डन है वही $1 ट्रिलियन से ऊपर चला गया है, और उनका एनुअल बजट $7 ट्रिलियन का है। तो ये सब देखते हुए जो जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक फ्रंट पे पूरी दुनिया बहुत गर्म है, और सबसे शांत अगर कोई देश अगर दुनिया का कोना है तो वो भारत है। भट्ट साहब वापस लौटते हैं जरा, मैं जरा आमंत्रित कर लूं एक बार बाबा जी को। बाबा जी, भारतीय जनता पार्टी को नया प्रेसिडेंट मिला है, नितिन नवीन, 45 साल की उम्र है, और ये जो भारतीय जनता पार्टी में एक कवायद होती है प्रेसिडेंट चुनने की, एक लोकतांत्रिक तरीका, निचले स्तर से एक पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, प्रदेशों में अध्यक्ष चुने जाते हैं, परिषदें गठित की जाती हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। 2024 में जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन चूंकि राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्ष चुने नहीं गए थे, इसलिए ये लिंगर ऑन होता चला गया। फिर लोकसभा चुनाव के बाद भी राज्यों के विधानसभा चुनाव आ गए, कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स थी, ये सब हुआ। अब जाकर के ये प्रक्रिया पूरी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो तरीका है कि किसी खानदान विशेष, वंश
वंश विशेष के लोगों को ही आगे नहीं करना है, या अगर एक बार अटल जी बन गए तो फिर उन्हीं के परिवार को आगे बढ़ाना है, या अटल जी बन गए तो उनके परिवार को बढ़ाना है, या मुरली मनोहर जोशी आ गए तो उनको, ऐसा बिल्कुल होता हुआ दिखाई ही नहीं देता है किसी भी स्तर पर, राज्यों में भी नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं। तो इस पर एक टिप्पणी आपकी चाहिए। और दूसरे दलों की जो दशा या दुर्दशा है इस समय, उसकी क्या एक बड़ी वजह ये नहीं है कि वहां लोकतांत्रिक तरीके से ना चयन होता है और ना ही लोगों को आगे बढ़ने की कोई छूट होती है, गुंजाइश भी नहीं होती है। इसलिए लोग थक हार करके पार्टी छोड़ करके ही चले जाते हैं। भाजपा में तो कम से कम एक चाय वाले का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक बिहार में पैदा होने वाला 45 साल का 4-5 बार का एमएलए सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक संभावना दिखती है इस पार्टी में। नहीं, मैं आज जो है दर्शकों से एक बार क्षमा ये चाहूंगा कि मुझे 9 बजे जो है एक दूसरे चैनल पे लाइव शो में जाना है, इसलिए मेरे पास भी आज समय बहुत कम है। और मैं आपको बताऊं सर, मैं अभी कल हरियाणा में एक छोटा सा एक दौरा करके आया। वहां पे मेरे संगठन के कुछ बड़े महत्वपूर्ण लोगों से बात हुई है। भाजपा पूरी तरह पूरे संगठन में आमूल चूल परिवर्तन करने जा रही है। वो परिवर्तन की प्रक्रिया इनफैक्ट 2-3 साल पहले शुरू हो चुकी है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री का चयन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चयन, उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री का चयन इसी प्रक्रिया का हिस्सा थे। खट्टर साहब को केंद्र में ले जाना और खट्टर साहब की जगह एक युवा मुख्यमंत्री को लेके आना जिस पे कोई बैगेज नहीं था, ऐसे मुख्यमंत्री का चयन जिसके कंधे पे किसी किस्म का कोई बैगेज नहीं था। उसी तरह आप राजस्थान में देख लीजिए सर। उसी कड़ी में नितिन नवीन जी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, ये भाजपा की टोटल ओवरहॉलिंग करने जा रहे हैं। जैसे वो होता नहीं है कि वो BS4 इंजन थे, फिर 5 हुए, अब 6 हो रहे हैं, और पूरा टेक्नोलॉजी ही बदल जाती है। उसी तरह भाजपा ने अपना पूरा का पूरा, और भाजपा इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर 2039 और 2049 की तैयारी कर रही है अब, कि आज से 10 साल बाद भारत कैसा होगा, और उसके लिए हमारे लीडरशिप एकदम टोटली नई लीडरशिप, और उसके आगे की, मतलब मुझे तो लगता है भाजपा अगले 30 साल की तैयारी अभी से शुरू कर रही है। और उसी कड़ी में एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अच्छा कुछ लोग एक सवाल उठाते हैं कि क्या नितिन नवीन पूरे इतनी बड़ी पार्टी के निर्णय स्वतंत्र होकर ले पाएंगे? तो एक विचारक ने बड़ा अच्छा वो दिया था कि जब पार्टी सत्ता में होती है तो देखिए पार्टी का जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो तो होता है प्रधानमंत्री या जो शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है, और वही पूरी संगठन को वो एक ऐसा इंजन होता है जो 70-80 डब्बे की गाड़ी को अपने पीछे खींचता हुआ लेके चला जाता है। तो मोदी जी वो काम बखूबी कर रहे हैं और उनके पीछे नितिन नवीन जी लगे हैं। और सर मैं ये मानता हूं कि भाजपा कोई अखिलेश यादव की या लालू यादव की या कांग्रेस तो है नहीं कि जहां पे विकल्प ही नहीं है। किसी अन्य को कोई सोच भी नहीं सकता कि मैं भी पार्टी का अध्यक्ष बन जाऊंगा या मैं भी कभी पार्टी में शीर्ष पर पहुंच जाऊंगा। तो सर ये जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, इन्होंने अपनी टीम, और इनको मैं एक बात बता दूं, लोग ये कहते हैं कि क्या इनको काम करने की स्वतंत्रता मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, परंतु वो कई बार क्या होता है कि आपने देखा हो कि जो बहुत आजकल ना डबल मालगाड़ियां एक साथ चलती हैं, उसमें 5 इंजन लगे होते हैं, 2 आगे होते हैं, 2 बीच में होते हैं, एक सबसे पीछे होता है, पर 5 सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। किसी एक की ब्रेक लगती है ना जब आगे वाले की, तो सब 5 की लगती है। एक एक्सेलरेट करता है तो 5 करते हैं। सर ठीक वही सिंक्रोनाइजेशन भाजपा में आपको देखने को मिलेगा, और यह युवा अध्यक्ष जरूर है,
पर वो पूरी तरह सिंक्रोनाइज्ड है। और अवनीश जी का फोन आ रहा है, तो जी जी अभी हैं, अभी हैं 5 4 मिनट, आपके 4 मिनट 4 हैं मिनट अभी। बाकी हैं। तो अवनीश जी, मैं बस पहुंच रहा हूं आपके पास। तो मैं कह रहा था सर कि बिल्कुल, और इसी तरह सर, इसी कड़ी में अब जो प्रदेश अध्यक्षों का भी चुनाव होगा, तो भी आप उसमें देखेंगे कि यंग ब्लड को ही मौका मिलेगा। और भाजपा ने पूरा अगले 20 साल का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है सर। नितिन नवीन जी उसी कड़ी की एक अपॉइंटमेंट है जी। बिल्कुल सही बात आपने कही है। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी जुड़ने की के बात लिए। में एक बात ऐड कर दूं, जी जिन जी लोगों को ये शंका है कि नरेंद्र मोदी सिंगल हैंडेडली पार्टी को चला रहे हैं, तो भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी 12 राज्यों में सरकारें हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैंड होल्डिंग किया जाना संभव ही नहीं है। उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोज दर्जनों निर्णय करने पड़ते हैं, निर्णय करने पड़ेंगे, तुरंत निर्णय करने पड़ेंगे। वो अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र निर्णय अगर नहीं लेंगे तो संगठन चल ही नहीं सकता। वो अपने निर्णयों के लेने के लिए वो प्रधानमंत्री पे अगर आश्रित होंगे तो पीएम के पास इतना समय नहीं है कि वो रोज 2 घंटा अपने अध्यक्ष को देंगे। ब्रॉड गाइडलाइंस है कि ये भाई पार्टी हित में है, इसमें आपको काम करना है। उस ब्रॉड गाइडलाइंस के दायरे में पीएम भी आते हैं, सारे मंत्री भी आते हैं, पार्टी अध्यक्ष भी आता है। थैंक यू सो मच बाबा जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो भट्ट साहब, एक और प्रकरण हुआ है जिस पर हमें डिस्कशन करना है। योगी आदित्यनाथ काफी नाराज हैं जिन स्थितियों परिस्थितियों में नोएडा में एक युवा इंजीनियर की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में मृत्यु हुई, और जो नोएडा के सीईओ थे उनको उन पर गाजगिरी है, इंजीनियरों पर गाजगिरी है, फाइल तलब कर ली है सीएमओ ने, और जिनके ये मॉल बनने थे उन पर भी अब एफआईआर दर्ज की जा रही है, कर ली गई है। तो ये प्रकरण क्या बताता है, कुछ अलर्ट करता है कि इस तरीके से आप खुले छोड़ देते हैं? ये मैं आपको पूरा अगर आप कहें और मैं इसमें बीजेपी की आलोचना भी करूंगा। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब राम नायक यहाँ गवर्नर थे, और वो अखिलेश यादव को रोज पत्र लिखते थे कि नोएडा अथॉरिटी की जांच के ऑडिट जो है वो सीएजी से कराया जाए। अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में और अप्रैल में ही रिक्वेस्ट भेज दिया गया सीएजी को, और सीएजी ने उसको स्वीकार कर लिया, ऑडिट भी कर लिया, और 450 पन्ने की ऑडिट रिपोर्ट दिसंबर 2021 में विधानसभा में प्रस्तुत भी होगी, मेरे पास रखी है। उसमें बड़ी संख्या में पुराने मुख्यमंत्रियों और आईएएस अधिकारियों के घोटाले के उसमें बड़े बड़े मामले हैं। आज जो है 4 साल हो गए, और जो नियम है कि सीएजी रिपोर्ट जब टेबल होती है विधानसभा में, तो वो विधानसभा की लोक लेखा समिति को भेजी जाती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को, और पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष हमेशा मेन अपोजिशन पार्टी का नेता होता है। तो 17वीं विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी का था, वर्तमान 18वीं विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी का है। तो उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया, अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। तो समस्या है कि सिस्टम में जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे कि जिससे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही उसमें सिस्टम में ही इनहेरेंट ना हो, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, जो अभी हमारे देश में ही नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि नोटबंदी इसीलिए की गई, जीएसटी इसीलिए लाया गया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड इसीलिए लाया गया। सारे बैंकों में मनमोहन सिंह के समय में सारे बैंक घाटे में थे, आज बैंकों का घाटा का जो लाभ है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है, सारे बैंक फायदे में है। तो क्योंकि बैंकों में और पीएम ने कहा था कि अब फोन बैंकिंग नहीं होगी, दिल्ली से फोन नहीं जाएगा। तो लेकिन ये आलोचना किसी समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल है लगातार सिस्टम में रिफॉर्म करना, सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही लाना और पारदर्शिता लाना।
तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए कि सीईओ का ट्रांसफर करना, उसको हटा देना सोल्यूशन नहीं है। आप ऐसी व्यवस्था करिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। तो और नोएडा में जो बिल्डरों का राज पिछले 50 साल से बना हुआ है, उसको फाइट करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। और ये जो घटना हुई है, मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री के ऊपर ये इतना जबरदस्त दबाव था, वरना नोएडा की जो ब्रांड इक्विटी है, जो नोएडा की जो ग्लोबल इमेज है, जितना अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट वहां पे आ रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की वहां दर्जनों यूनिट्स हैं, वहां पर डाटा सेंटर में अरबों रुपए का निवेश हो रहा है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट भी इन्वेस्ट कर रहा है, एचसीएल भी कर रहा है, अडानी भी कर रहा है, हीरा नंदानी ग्रुप भी कर रहा है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे आ रही हैं और वहां जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किसी भी दिन हो सकता है। तो नोएडा जो है अब एक तरीके से ग्लोबल सिटी बन चुका है। और इस तरह की घटना जो हुई है कल, वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सिस्टम में जवाबदेही नहीं है। अब उसमें इंक्वायरी होगी, आपने जेई को निकाल दिया, अरे भाई आप पूरे उस प्रोसेस को देखिए, उस प्रोसेस का पूरा आप ऑडिटिंग कीजिए कि वो किसने लैंड अलॉट की थी, किसने बिल्डर को दिया था, बिल्डर को जो आपने अलॉटमेंट किया था कि उस पर वो कंस्ट्रक्शन करेगा, तो उसके कंस्ट्रक्शन के सेफगार्ड होते हैं। आप बेसमेंट बना रहे हैं तो बेसमेंट में जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तो कोई अनजान आदमी वहां ना पहुंच पाए, इसकी क्या व्यवस्था थी। तो सारे सेफ गार्ड्स हैं, इसकी पूरी ऑडिटिंग करने की जरूरत है। ये हुआ कैसे, बेसमेंट में पानी था तो कैसे पानी वहां था, वो पानी ना जाए इसके लिए क्या जिम्मेदारी थी, क्या और जो वर्तमान नियम है उनमें क्या प्रावधान है, उनमें क्या परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। तो बहुत ही यू हैव टू ऑडिट द होल गैमेट ऑफ द इशू। केवल एक जेई के ट्रांसफर से, सीईओ के जेई के को डिसमिस कर देने से और सीईओ को के ट्रांसफर करने से समस्या का समाधान नहीं है। अब चूंकि स्वयं मुख्यमंत्री के लेवल से इसमें ये दखल दिया गया है और मुख्यमंत्री ने पूरे प्रकरण के ऊपर रिपोर्ट मांगी है, एसआईटी भी गठित की गई है, तो इससे लगता है कि अब कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा। और होना यही चाहिए कि अब जो अपोजिशन पार्टी का आदमी होगा वो केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार की आलोचना में आधे घंटे बोल के शांत हो जाएगा, बस उसको केवल पॉलिटिकल फायदा चाहिए। हमको जनता के हित में सरकार का एक्शन चाहिए। हम कोई नेता नहीं है, हम किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, सरकार के पक्ष में है। सरकार से हमारी अपेक्षा है, हमारी मांग है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, सरकार ये सुनिश्चित करे और जो वहां के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करे कि अब आप जिम्मेदार होंगे कहीं। और आप अगर नोएडा में आज भी जाके देखिए तो तमाम जगह आपको मेन हॉल में ढक्कन नहीं मिलेंगे, सीवर ब्लॉक होगा, नालियों में पानी, नालियों में कूड़ा भरा होगा और सीवेज की, ड्रेनेज की तमाम समस्याएं होंगी, गार्बेज कलेक्शन है, गार्बेज डिस्पोजल है। ये ऐसी समस्याएं हैं जो दैनिक जीवन से लोगों की जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए जो है पूरे सिस्टम के ओवरऑल करने की जरूरत है। और अगर इससे जो आज एक्शन हुआ है, अगर इससे मामला आगे बढ़ेगा देन इट्स अ गुड थिंग। और ये प्रयागराज में कथित शंकराचार्य महोदय का अनशन क्यों शुरू हो गया है? देखिए साहब, ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं, ये समाजवादी पार्टी में इनको पुलिस ने लाठियों से पीटा था अखिलेश यादव के समय। और ये जो है गंगा में नवरात्रि के बाद दुर्गा पूजा विसर्जन करने जा रहे थे, हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। और आपको याद होगा पिछले वर्ष जब कुंभ मेले में भगदड़ हुई थी, उसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी, तब भी इन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बहुत पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिए थे। आप एक शंकराचार्य के शिष्य हैं, हालांकि अभी उनकी शंकराचार्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन वो अपने को शंकराचार्य कहते हैं। तो शंकराचार्य आप जैसे धार्मिक संस्थान के पद पर हैं तो आपको उसकी मर्यादा में बात करनी चाहिए। लेकिन आप अगर एक विपक्षी दल के नेता की तरीके से आप बात करेंगे, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात करेंगे, तो आप अपनी मर्यादा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब अगर जहां पे 50 लाख लोग आए हुए हैं तो मेला प्रशासन ने वहां पे भीड़ के मूवमेंट की व्यवस्था बनाई है।
एक वहां पे पुल बनाया गया है और ये उसमें ये कहा गया था ये पुल केवल आपातकालीन स्थिति में खोला जाएगा, और आपके लोगों ने उस पुल को ही खोल दिया और उस पुल पे ट्रैफिक चालू हो गया। वहां पे सबके लिए ये बात निर्धारित किया गया है कि इतने लोग जाएंगे। अब आप 1 किलोमीटर लंबा अपना जुलूस लेकर के आ रहे हैं। वहां पे स्थानीय अधिकारियों ने उनसे निवेदन किया कि भाई आप केवल 5 लोग चले जाइए, लेकिन नहीं, हम तो 500 लोग जाएंगे। उनको रोका गया। अब अगर जहां मेले में 50 लाख लोग अगर वहां स्नान करने को एकत्र हो रहे हैं, अगर प्रशासन वहां पे व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास नहीं करेगा, यदि कोई दुर्घटना होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? तो धार्मिक लोगों से जो जो शंकराचार्य अपने को कहते हैं उनसे कम से कम इतनी तो अपेक्षा की जानी चाहिए कि वो मेले की मर्यादा का और कम से कम जो अवसर है, ये माघ मेला है, तो उसमें जनता के हित में और आप जो है वहां पे एनआरकी पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। अगर सब लोगों को पालकी से उतरने का नाम नहीं ले रहे थे। नहीं, अगर उनके पूरे काफिले को वहां जाने की अनुमति दे दी जाती तो घाट पे समस्या पैदा हो जाती भीड़ को संभालना। तो उनका ये जो कृत्य है वो बिल्कुल वो बिल्कुल पॉलिटिकल है। वो कहीं से भी उसका धर्म अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। और इनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी, वो भी शंकराचार्य थे। वो तो घोषित तौर पर कांग्रेस के शंकराचार्य थे। तो ये जो है ये पॉलिटिकल एक्ट है और इससे इससे न केवल उनकी बल्कि धर्म की मर्यादा की भी हानि होती है। वो क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी महंत हैं, तो आप उनके ऊपर प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन एक राजनीतिक नेता के तरीके से राजनीतिक भाषा में मुख्यमंत्री की आलोचना उनको शोभा नहीं देता। ये इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।